हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजीटी तीनों को कंबाइन रूप से लेकर हम लोग जो हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागोजी की जो क्लास कर रहे थे उसका आज एपिसोड नंबर 16 है। लगातार हम लोग एक एक एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं और उन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे आगामी पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अभी के लेवल चल रहे उस लेवल पर हम लोग जो थ्योरी उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो एपिसोड है 16 नंबर का 1 से 15 तक आप नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे अपलोड हो चुके हैं। तो 9 PM पे ये क्लास होती है, तो डेली 9 PM पे आप लोग जुड़ जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे क्लास हो आप लोग को नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लेखन कौशल। हम लोग 4 प्रकार के कौशल की बात करें, एक एक करके हम लोग एक एक कौशल देख रहे हैं। पहले हमने बोलना कौशल पे बात किया, फिर सुनना कौशल पे बात किया, फिर पढ़ना कौशल पे बात किया। 3 कौशल हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट कौशल है लेखन कौशल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनना है, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, ध्यान रखेंगे। देखेंगे सबसे पहले आज हम लोग लेखन कौशल को समझेंगे, फिर लेखन कौशल के महत्व पे बात करेंगे, फिर ओवरऑल हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाली समस्याओं पे। ठीक है, इतने टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन के साथ साथ मतलब थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ तैयारी करना है। तो आपको थ्योरी भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, तो उससे जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। लेखन कौशल। लेखन कौशल अर्थात लिखना, लिखना को ही लेखन कौशल के अंतर्गत रखा गया है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। आप लोग ने देखा कि भाषा का प्रयोग हम लोग 2 रूप में करते हैं, या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में। जो चीज़ हम लोग लिख के देते हैं उसको लिखित रूप बोला जाता है, और जो मुंह से बोल के किसी अपने भाव को प्रकट करते हैं उसको मौखिक रूप बोला जाता है। ठीक है, तो यही 2 रूप है। इसमें हम लोग अभी क्या कौन से देखेंगे, तो लिखित वाले का। तो ध्यान रखेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाव को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग मौखिक भाषा कहलाता है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले ध्वनि आता है, ध्वनि से वर्ण आता है। तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलता है उससे जो संकेत निकलता है जिसको सामने वाला सुनता है, समझता है, ठीक है, और आपके भाव को वो समझ पाता है, तो वही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। तो भावों को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग मौखिक भाषा कहलाता है, तथा यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा के रूप में बदल जाता है। आप सभी पता है कि हर भाषा का एक लिपि होता है। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, ऐसे खरोष्ठी लिपि हो गया, ऐसे बहुत सारे लिपि हैं जो अलग अलग भाषा के अंतर्गत बने हुए हैं। तो किसी भी भाषा का लिए एक लिपि होना बहुत जरूरी है। जो बोली होती है अगर उसके लिए हम लोग लिपि बना दिए तो भाषा बन जाता है। आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो सामान्य हम लोग बोलियां प्रयोग करते हैं उसका लिपि नहीं होता, लेकिन अगर उसको लिपि बन गया, एक नियम कानून बन गया, उसके लिए व्याकरण बन गया, तो वो भाषा का रूप ले लेता है। ठीक है, यही भाषा लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा के रूप में बदल जाती है। ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार हिंदी में लिखित भावाभिव्यक्ति कौशल व देवनागरी लिपि की शिक्षा परम आवश्यक है। तो हिंदी के लिए आपको कौन सा लिपि होना चाहिए, तो देवनागरी लिपि। ध्यान रखेंगे हम लोग जो भाषा हिंदी प्रयोग करते हैं इसकी लिपि कौन सा है, तो देवनागरी लिपि। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब इसका एक अर्थ समझते हैं। चलिएगा, छोटा सा अर्थ है जो कि और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बनेगा आपसे। व्यक्ति अपने विचार को 2 प्रकार से व्यक्त करता है, पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। ठीक है, जब दूसरा व्यक्ति समीप ही हो तो व्यक्ति बोलकर अपनी बात या विचार प्रकट करता है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति दूर हो तो हम उस व्यक्ति के समीप चले जाएं, या तो उसे समीप बुला लें या फिर मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करें। अगर यह स्थिति संभव नहीं है तो विचार प्रकट करने वाला जब चाहे अपने विचार प्रकट कर सके, और जिस व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किए हैं उन्हें जब उसकी इच्छा हो और जहाँ चाहे वह विचारों को ज्ञात कर सके, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिस विधि का आश्रय लेता है उसे लिखना कहते हैं। देखिए, अब एक कहानी के माध्यम से आप लोग इसको समझिए। आप सब चीज़ जानते हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन इसी से जो कूट वाले क्वेश्चन है टूट टूट के बनते हैं, इसलिए मैं थ्योरी को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना पाएँ। ठीक है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मौखिक भाषा। लेकिन अगर दूर है व्यक्ति को आप बुला नहीं सकते, बात अभी तो फ़ोन में बात हो जाता है, लेकिन मान के चलिए फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो आप जो चिट्ठी लिखते हो, लिख कर अपने भाव को प्रकट करते हो, उसी को बोलते हैं लिखना। ठीक है, बस यही है इसका अर्थ। आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में
उच्चरित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लिखना कहलाता है। देखिए अलग अलग बहुत सारी परिभाषा है। अब हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रहा है उसको हम लोग लिख लिया प्रतीक के चिन्ह के रूप में, आ ब सा ऐसे कोई बनाया होगा ना प्रतीक, तो उस प्रतीकों के रूप में लिखना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लिखना शब्द बोलते हैं। ठीक है, उन प्रतीकों को अक्षर अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ये प्रतीक या ध्वनि चिन्ह लिपि के विकास की अंतिम व्यवस्था है। और इस प्रकार कहे कि भाषा की ध्वनि को लिपिबद्ध करना ही लिखना है, मतलब यही आपको समझना है। ये सारे आपके कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे, परिभाषाएं छोटा छोटा परिभाषा डाल देते हैं कौन सा सही गलत है करके। तो भाषा की ध्वनि को लिपिबद्ध कर लिखना ही लिखना है, बोल रहा है लिपिबद्ध करना ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा देखना, सारे क्वेश्चन बनेंगे आप पे। अक्षरों और वर्णों को सुंदर और सुडौल बनाना ही लिखना है। आप सभी जानते कि पहले स्कूलों में लिखवा के प्रैक्टिस करवाया जाता था, शुद्ध लेखन का भी प्रयोग कराया जाता था और लिख के लाने के लिए घर से दिया जाता था, क्या कि वो जो शब्द वर्ण जो लिख रहे बच्चा सुडौल बनाए। लिख कर हम अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भाव एवं विचारों के क्रमयोजित लिपिबद्ध प्रकाशन को ही लिखित रचना कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े कवि लोग होते हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, तो जो अपने भावों को विचारों को शब्दों के माध्यम से लिपिबद्ध करते हैं और उसी को हम लोग लिखित रचना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेखन शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये सब आपके सिलेबस में रखा गया है, क्यों बच्चों को आपको लिखना सिखाना है। ये जो शिक्षण की कौशल है, लेखन कौशल, इसका विकास करना क्यों जरूरी है भाई। हम लोग देखो हमारे सिलेबस में लिखा है लेखन कौशल। ठीक है, कौशल के बारे में भाषा के विभिन्न कौशल, उसके अंदर अगर हम लोग आए लेखन कौशल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेखन कौशल क्यों कराना है, क्यों जरूरी है भाई, इसका जरूरत क्यों है। ठीक है, तो उसी के लिए पॉइंट बना हुआ है लेखन कौशल की आवश्यकता। ठीक है, देखिए भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है और विचार विनिमय का एक साधन है। उसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं, भाषा के दो उद्देश्य ध्यान रखेंगे। प्रथम भाव ग्रहण करना, ठीक है। दूसरा है भाव प्रकाशन, मतलब आप दूसरों की बातों को आपको समझना है, उसको बोला जा रहा है भाव ग्रहण। भाव ग्रहण का मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसको अपने कानों से सुन रहे हो और उसके जो भाव उसको ग्रहण कर रहे हो, ये पहला रूप है, पहला उद्देश्य है भाषा सीखने का। ठीक है, दूसरा है भाव प्रकाशन, आप अपने अंदर के जो भाव उसको अगर बाहर निकाल रहे हो तो भाव प्रकाशन के अंतर्गत आता है। ये दोनों शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखना है, भाव ग्रहण और भाव प्रकाशन। ग्रहण मतलब आप दूसरे की भावनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, भाव प्रकाशन मतलब आप अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है, भाव है, उसको प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, भाव प्रकाशन में बालक बोलकर या लिखकर अपने भाव को स्पष्ट करता है। ठीक है, दो रूप है, आप अपने भाव को सामने वालों को पहुंचाना है, या तो आप बोल दीजिए मौखिक रूप में या लिखकर उसको दे दीजिए। उच्चारित रूप कला के संदर्भ में अस्थायी होता है। आप सभी को पता है, अगर मैं कुछ बोल दिया हूँ तो अस्थायी है, आप भूल जाएंगे, कुछ बात सबूत नहीं रख पाएगा, आप मुंह में बोला हुआ नहीं चलता है, इसीलिए आप लिखित रूप में मांगते हैं और लिखित में दीजिए हमको बोल के, ताकि वो लंबे समय तक आप उसको प्रूफ के रूप में रख पाओ। तो उच्चारित रूप मतलब जो मौखिक भाषा कला के संदर्भ में अस्थायी होता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा का लिखित रूप ही हमारी समृद्धि का घोटक है। समय समय पर प्रचलित भाव प्रकाशन की शैलियाँ तथा मान्य विचार आज भाषा के लिखित रूप से ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। ठीक है, आज हम लोग जितना भाषा सीख रहे हैं, जो वर्ण की जो ज्ञान है, ठीक है, व्याकरण की जो ज्ञान है, तो ये सारे जो ज्ञान है हमें व्याकरण के हो गए, तो ये अगर लिखित रूप में नहीं होता तो हम लोग कई पीढ़ी तक इसको पहुंचा पाते। ठीक है, इसीलिए लिखित रूप होना बहुत जरूरी है, उसको स्थायी माना जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने पहले लेखन कौशल के बारे में बात किया कि लेखन कौशल होता क्या है, उसके विभिन्न परिभाषाओं की बात की। उसके बाद हम लोग ने देखा कि उसके संबंधित जो पॉइंट है लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है, इस पे बात किए कि क्यों बच्चों को लेखन कौशल का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक लेते हैं लेखन कौशल का महत्व। वही चीज़ें देखिए, सारे पॉइंट में वही चीज़ आएगा कि अपने भाव को व्यक्त करना, दूसरों के भाव को सुनना। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जैसा है, हम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन बने। ये सारे आप देख रहे होंगे, आपके पास जो भी मार्केट में बुक होगा, आप जिससे पढ़ रहे हो, इन चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है, और आपके बुक के पीछे वही क्वेश्चन रहता है जो पुराने आए हुए हैं। नए क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं करता, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बोलते हैं नया क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ, आप जुड़िए
और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी जैसे आ रहा है उसी लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक टेट में, सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में जैसा अभी लेवल चल उसी लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। एक बार नंबर और नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद इसमें मैसेज करके जुड़ जाइएगा। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, मत वेस्ट कीजिए। आज से लेकर जब तक आपके पेपर नहीं होगा तब तक हम आपको एक एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं लेखन कौशल के महत्व पे। तो देखिए पहला महत्व बात करते हैं, किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको किसी भी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो आप पढ़ के साथ साथ उसको लिख भी पाएँ, तभी आप किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। जैसे किसी को इंग्लिश सुनना समझ तो पाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, या कुछ कुछ शब्दों को बोल पाता, लिख नहीं पाता, तो पूर्ण अधिकार नहीं हुआ। जब तक वो उसको लिख भी नहीं पाएगा तब तक उसका जो भाषा का ज्ञान रहेगा, जिस भी भाषा का बात करे, तो वो अधूरा रहेगा। तो किसी भी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए लिखना जानना अति आवश्यक है, ठीक है। बिना लिखना जाने हम ना तो किसी को पत्र लिख सकते हैं और ना ही हम किसी के पत्रों का प्रत्युत्तर या फिर जवाब दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोले, समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग आवश्यकता को लेके चल रहे हैं कि महत्व में हम लोग आवश्यकता को दिखा रहे हैं कि अगर हमको लेखन कौशल का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरे को पत्र का जवाब नहीं दे पाएंगे, ना तो खुद पत्र लिख पाएंगे, ना समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसीलिए लेखन कौशल का विशेष महत्व है। चलिए आगे देखते हैं, बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। तो बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। हमारा बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से तभी हो पाता है जब हम अपने विचारों को लेखन शक्ति द्वारा ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर पाएँ। अभिव्यक्ति के लिए ही समाचार पत्रों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विद्वान लोग लेख लिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वही है, जैसे आपको एक आवेदन लिखना है, ठीक है। अब आप लेखन शक्ति आपका अच्छा नहीं है तो आप जो अपने भाव है उस आवेदन में आप दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लेखन कौशल से ही आता है। आप जब तक आपका बौद्धिक विकास अच्छा होता है, अगर आप लेखन का प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, नए नए शब्दों का ज्ञान रखेंगे, शब्दावली अपना मजबूत करेंगे, तो आपका बौद्धिक विकास भी होगा, आपका लेखन अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा लास्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती है। हम लोग ने देखिए चारों कौशल पे बात कर लीजिए, जितने भी टॉपिक थे वो सारे हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। 2-3 क्लास और मेरा टारगेट है, फिर हिंदी शिक्षा शास्त्र मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो मेन बच्चे हैं अभी, इसके बाद हम लोग उस पर फोकस करेंगे। जो बच्चों में कमियां आती है, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, त्रुटि बोल सकते हैं, बीमारी नहीं, त्रुटियां आती है हिंदी भाषा शिक्षण में, उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पुस्तक मार्केट में उसमें ये सारी चीज़ें स्किप कर दिया जाता है, और जो आपके छत्तीस लेवल पे, सीजीटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के शिक्षण में विविध प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं पर विचार करने से पूर्व हमें यह समझना चाहिए कि भारत प्राचीन काल से ही बहुभाषी है और बहुसांस्कृतिक देश रहा है। आप सभी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग राज्य है, भाषाई राज्य भी हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो बहुभाषी है, बहुसांस्कृतिक देश है, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याओं के जड़ में अनेक कारणों में यह सबसे प्रभावी कारण है। क्या कारण है सबसे प्रभावी? कि वही कि ये बहुभाषी है भाई, बहुसांस्कृतिक है, इसीलिए हमको हिंदी भाषा ज्ञान देने में बच्चों को कठिनाई जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। तो क्या क्या समस्या है उस पर हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे। पहला हमारी समस्याएं क्या आती है, हिंदी के प्रति आस्था में कमी। आप सभी देख रहे हैं आजकल हिंदी के प्रति आस्था में कमी हो रहा है, इंग्लिश आदमी बोलने लगा है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग बार बार इंग्लिश में करते हैं, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी जो शब्द है वो आप विलुप्त होते दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इसके संबंध में है। देखेंगे आज के जो तकनीकी और औद्योगिक युग में हिंदी के प्रति आस्था में कमी दिखाई देती है। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होते। उन्हें लगता है कि आज के समय में प्रतिष्ठा पाने के लिए
और आगे बढ़ने के लिए उनके बच्चों को हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी सीखने में अधिक समय और श्रम लगाना चाहिए। इसीलिए तो आप लोग देख रहे हैं आजकल बच्चों को इंग्लिश का क्लास भेजते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग ने ये देखा कि किसी बच्चों को हिंदी सीखने के लिए भेज रहे हैं? नहीं, आजकल महत्व तो इंग्लिश को देने लगे हैं। तो यही चीज़ है, कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति आस्था में कमी आ रही है, जिसके कारण बच्चा भी ध्यान नहीं देता, अभिभावक भी ध्यान नहीं देता, और लास्ट में टीचर भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, सभी आपको हिंदी इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश में बोलना सिखा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कराएं, इन सभी चीज़ पर फोकस, लेकिन कहीं भी हिंदी पे फोकस नहीं है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति जो आस्था है वो कम होती जा रही है, जो हिंदी भाषा शिक्षण में एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषाई प्रदेशों में छात्र हिंदी क्यों सीखे? हिंदी क्या है? हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीखे या अन्य भाषा के रूप में? देखिए क्वेश्चन है ये, आपके मन में भी ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई हिंदी भाषाई प्रदेश में छात्रों को हिंदी क्यों सीखना, जब खुद हिंदी वाला देश है। हिंदी क्या है? हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीखे या अन्य भाषा के रूप में? हिंदी न सीखने से क्या हानि है, और क्या हिंदी अक्षम या दरिद्र भाषा है? इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में भ्रम पैदा किया जा रहा है। अतः अनेक अहिंदी भाषाई छात्र हिंदी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। छात्रों के मन में हिंदी के प्रति आस्था उत्पन्न करना, इसकी उपयोगिता व आवश्यकता बढ़ाना अति आवश्यक है। तो आप एक टीचर हैं, आपका एक कर्तव्य है कि आप छात्रों के मन में हिंदी के प्रति आस्था उत्पन्न कीजिए, इसकी उपयोगिता, आवश्यकता को बताइए उन्हें। ठीक है, साहित्यिक सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में, संगीत गोष्ठियों में, प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में, समारोह में आदि के द्वारा हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें कराइए कि बच्चों को लेके जाइए, साहित्यिक सम्मेलन जहाँ हो रहा है, कवि सम्मेलन जहाँ हो रहा है, संगीत गोष्ठियाँ जहाँ होती है, प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में, इन सब में उनको पार्टिसिपेट कराइए, ताकि उनके जो हिंदी के प्रति अनास्था पैदा हो रही है वो आस्था में बदले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है हिंदी भाषा शिक्षण में कि हिंदी के प्रति जो आस्था है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग समस्या पे बात करते हैं, वाचन शिक्षण। इसको समझते हैं। बहुत से बालक पढ़ने के गीत, वाचन के समय बैठने का तरीका, भाव अनुसार वाचन, अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण, स्वर के उच्चारण आदि में कठिनाई महसूस करते हैं। अन्य भाषा वाले बालकों के लिए यह समस्या अधिक जटिल है। मतलब ये देखिए, आप जैसे अभी आप देखेंगे वनांचल एरिया है, अब वहाँ जो बच्चा वो जैसे सरगुजिया बोल रहा है या बस्तर में गोंडी बोल रहा है, अब आप उसको हिंदी पढ़ाओगे, हिंदी में जो पुस्तक लिखा है उसको पढ़ने में उसको समस्या आता है, उसको समझ नहीं पाता है, चाहे वो शब्द संबंधित उसको समस्या आ रहा है उच्चारण करने में, वो उच्चारण नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो मातृभाषा है या उसका जो लोकल भाषा है वो तो अलग हो गया। तो ये वाचन की जो समस्या है, वाचन शिक्षण की, ये आता है दिक्कत। ठीक है, अध्यापकों को आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता निवारण आदि के माध्यम से इन समस्या का समाधान करना चाहिए। अब बार बार शब्दों को दोहराइए, बच्चों को बताइए कि इसको क्या पढ़ना है, जटिल जटिल, ये इसको जटिल पढ़, ऐसे करके बार बार पुनरावृत्ति कीजिए। ठीक है, तब जाके बच्चों में ये समस्याएं दूर होगी। अध्यापक स्वयं उच्चारण करके बालकों को उच्चारण सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा लास्ट देखते हैं, और है दो ठो है, लिपि संबंधित समस्या। आप सभी को मैंने बताया कि हर भाषा का एक लिपि होता है, जब तक आपको लिपि का बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा आप उस भाषा को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, यह समस्या विशेष रूप से अहिंदी भाषी बालकों के समक्ष उत्पन्न होती है, जो हिंदी नहीं बोलते। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे तीनों भाषा का। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा। तो ये तीनों याद रखेंगे, हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों में अंतर होता है। तो अगर हिंदी बोलने वाला बच्चा है, संस्कृत बोलने वाला, मराठी, तो ये जल्दी सीखेगा हिंदी को। ठीक है, लेकिन जो अन्य भाषा वाले हैं, जैसे आपका गोंडी हो गया, मराठी हो गया, मराठी तो इसी में आता है, अंग्रेजी हो गया, तो उसके लिपियों में अंतर आता है। तो अगर वो बोलने वाला बच्चा है तो हिंदी सीखने में उसको समस्या आएगी। सभी बालकों को देवनागरी लिपि का पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, लेखन शिक्षण संबंधित समस्याएं। अब भाषा शिक्षण का आपका ज्ञान देना है तो बच्चों को लिखने आना चाहिए। जब तक उस भाषा को बच्चा लिख नहीं पाएगा, प्रयोग कैसे करेगा? ठीक है, तो बालक प्रारंभ में लिखने के समय अक्षरों के
आकार और आकृति को नियंत्रित नहीं कर पाता। स्पष्ट लिखने और वांछित गति से लिखने में बहुत से बालक परेशानी महसूस करते हैं। अध्यापकों को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। बालकों के लिखे हुए अंश में उसके सामने ही सुधार करना चाहिए ताकि वे देखकर सही तरीके से लिख पाएँ। इसलिए आप कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे को वहाँ पे खड़ा करके कॉपी चेक करना है, ताकि आप जो चेक कर रहे हो, जो गलती गोला घेर रहा हो, वो बच्चा देखे कि मैंने क्या गलती किया है, मैडम किसको गलत कर रही है और उसको क्या सुधार है। ठीक है, तो एक टीचर है, ठीक है, तो उसको बच्चों को सामने खड़ा करके उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, चलेगा। लास्ट देखते हैं वर्तनी संबंधित अशुद्धि। इसके कारण भी भाषा के शिक्षण में समस्या आती है। वर्तनी संबंधित सूची अशुद्धि, ठीक है। उच्चारण की अशुद्धि वर्तनी संबंधित अशुद्धि पैदा करती है। अब भाई बच्चा उच्चारित ही नहीं कर पा रहा है, श्र श्र ऐसे करके कुछ में दिक्कत आ रहा है, तो वो भाषा कैसे सीखेगा। तो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भी वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ पाई जाती है। मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में बालक वर्तनी संबंधित गलतियाँ करता है। अगर उसका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो कुछ को कुछ और पढ़ देता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो ये सारी गलतियाँ मानसिक अस्वस्थता के कारण भी होती है। इस बात को ध्यान रखना है। कुछ बालक शीघ्रता से कार्य पूरा करने के चक्कर में वर्तनी संबंधित त्रुटि करते हैं। अध्यापक को अब क्या करना चाहिए, इसके निराकरण की क्या बात है। तो अगर वर्तनी संबंधित त्रुटियाँ हो रही है या अशुद्धियाँ हैं तो अध्यापक निरोधात्मक और सुधारात्मक उपायों से वर्तनी संबंधित समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बालक को व्याकरण का ज्ञान देना आवश्यक है। अभ्यास द्वारा वर्तनी में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। आप सभी पता है कि अगर उच्चारण में वो गलती करे तो आप बार बार उसको अभ्यास कराइए। आप उसके सामने उस शब्दों का अच्छे से उच्चारण स्पष्ट कीजिए ताकि बच्चा सुन सके, ठीक है, और उसका सही उपयोग कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही देखना। आज हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसको नोट्स बनाने में आपको समय लगेगा, बना ही लीजिएगा क्योंकि ये नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा थोड़ा करके मैं बहुत कीमती नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा। आज की क्लास में हम लोग ने देखा लेखन कौशल क्या होता है, फिर लेखन कौशल के महत्व पे बात किए, विशेषताओं पे बात किए, फिर हम लोग ने देखा हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाली समस्याएं। ये 3 पॉइंट हम लोग ने आज कंप्लीट किया। तो ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे और जो भी टॉपिक है उसको लेके चलेंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट कराना है, फिर अगला सब्जेक्ट भी आपके बैच में स्टार्ट होगा। ध्यान रखेंगे जितने भी मेरे द्वारा जो क्लासेस करवाई जाती है पूर्णतः निःशुल्क करवाई जाती है, किसी प्रकार कोई फीस मेरे द्वारा नहीं लिया जाता। जो टीम मेंबर है CGPA से हैंड रिटन नोट्स टीम, उसके द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का केवल शुल्क लिया जाता है। उसके लिए आपको इस मैसेज करना है 75 83 86 44 61, और जो टाइपिंग का शुल्क है वो दे के आपको डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एक एक टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, चाहे आप शिक्षक भर्ती करें, चाहे सहायक शिक्षक की तैयारी करें, चाहे आप CGTET की, सभी की बैच उसमें अलग अलग चल रहा है, इंडिविजुअल है। तो आप देख सकते हैं, जिसको आप तैयारी करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन के साथ, वो इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।